Hello everyone, welcome to this video series. I hope everything is going well and you all are staying at your home. As you know, जो ये लॉकडाउन था वो 17 मई तक एक्सटेंड हो चुका है। तो इस एक्सटेंशन के साथ ही जो स्टूडेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन था कि मेंस का पेपर मई एंड में हो सकता है, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है ना। अगर 17 को लॉकडाउन खुल भी जाता है तो भी एनटीए 10 से 12 दिन लेगी एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब अपने पास कंप्लीटली 1 महीने का टाइम अपने हाथ में है। तो अब इस टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करें हम, है ना। बहुत से स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, वो बस वेट कर रहे हैं कि किस दिन एग्जाम होगा और मुझे बस एग्जाम देना है, थोड़ा बहुत फॉर्मूले का रिवीजन करते होंगे। बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस डायलेमा में हैं कि इस पीरियड में हम करें क्या हम पहले के चैप्टर जो हमने पढ़ रखा है उसको ही रिवाइज करते रहे या हम कुछ नए चैप्टर्स को कंप्लीट कर ले जो हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो इन माय ओपिनियन, हो सकता है आपकी प्लानिंग कुछ और हो, आपका कुछ स्ट्रेटजी हो, बट इन माय ओपिनियन अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ रखा है तो आप उन चैप्टर्स को एक ऑप्टिमम लेवल तक प्रिपेयर कर लें। मतलब स्पेशली मैथ्स, अगर आप उन चैप्टर्स को एक मिनिमम लेवल मतलब एनसीईआरटी लेवल तक प्रिपेयर कर लेते हैं तो हो सकता है कि अगर उस चैप्टर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप कर देंगे। मेंस में हर बार 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड होता है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर आप अपने चैप्टर्स को एक ऑप्टिमम लेवल तक प्रिपेयर कर लेते हैं एनसीईआरटी लेवल तक, तो वैसे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी आपके बढ़ जाती है। अपने पास हाथ में समय भी 1 महीना है। ठीक है, दूसरा चीज कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस, है ना। इस 2 साल के पीरियड में आपने बहुत से प्रॉब्लम किए होंगे, तो अब इस 1 महीने में क्या करें। ऑफकोर्स प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी ही है, बट आप क्वेश्चन पे पेन चलाने से ज्यादा अपने दिमाग को चलाएं, है ना। आपको क्वेश्चन देख के ये चीज सीखना है कि कैसे दिए हुए क्वेश्चन से हिंट लेकर के हम प्रोसीड करें। पहला चीज, कैसे हम कैलकुलेट करें कि हम अपने एग्जैक्ट आंसर का जो फॉर्म है वहां तक पहुंच जाएं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन सिंपल होते हैं बट ऑप्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो वैसे केस में कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए। इन दिस वीडियो मैं आपको उन्हीं सब चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे पेपर पे वर्क करना है, कैसे क्वेश्चंस के ऊपर सोचना है और कैसे हिंट लेकर के प्रोसीड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक पेपर सिलेक्ट किया है जो अभी रिसेंट मेंस का पेपर हुआ था 7 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपके पास पेपर होगा, अगर नहीं भी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, 5 numbers are in AP whose sum is 25 and product is 25-20. If one of these 5 numbers is -1/2 then find the greatest number. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 5 AP में नंबर्स हैं जिनका सम और प्रोडक्ट दे रखा है अपने को, और उनमें से कोई एक नंबर के बारे में बता रखा है और मुझे ये बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। ठीक है ना। तो जैसे ही ये टर्म देखा हमने 5 numbers are in AP, तो यहीं से हमको चमक गया कि नंबर्स कैसे होंगे, a plus d, a plus 2d, a minus d and a minus 2d। ये 5 नंबर्स एपी में, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, d है। ठीक है, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a कितनी बार है, 5 टाइम्स, तो 5 है, और जो d है वो कैंसिल हो जाएगा, -2d इसके साथ -d इसके साथ, तो बचेगा क्या, सिर्फ 5 है। तो कितना है, 5 है 25। a कितना हो गया मेरे पास, 5 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पुट कर दो। तो जो नंबर्स हैं वो क्या हो गया, 5 minus 2d, 5 minus d, 5 plus d, 5 plus 2d। ठीक है, चलो सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है कि प्रोडक्ट। तो मेरे को यहाँ से एकदम स्टेप्स क्लियर है मेरे पास, ये करना क्या है, प्रोडक्ट लेंगे, d में इक्वेशन बनेगा, d की कुछ वैल्यू आएगी, किसी एक वैल्यू के लिए मेरे को आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, देखते हैं। जब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, इतना आएगा। ये 5 minus d ये इसके साथ क्लब हो गया, क्यों, a minus b, a plus b, तो फॉर्मूले पे सिंपली हम लिख सकते हैं कितना, 25 minus 4d स्क्वायर, ये इसके साथ तो कितना आएगा, 25 minus d स्क्वायर, ये 5 उसको कैंसिल करेगा कितनी बार में, 5 5 या 25 और 20 तो 0 4। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे, d में एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसके लिए d की क्या आएगी, 4 वैल्यू आएंगे, उनमें से कोई एक पे आंसर मिलेगा मुझे। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसको प्रोडक्ट करेंगे,
ये इक्वेशन कैसा बनेगा, बाई क्वाड्रेटिक। जब हम क्यूबिक सॉल्व करते हैं तो लेंथी हो जाता है, तो उसमें टाइम लगता है। ये तो क्या बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसमें और अधिक टाइम लगेगा, गलत होने के चांसेस भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस कैलकुलेशन को ना करके अगर हम इसी के ऊपर थोड़ा सा वर्क करें तो हो सकता है, तो हम आंसर पे इजीली पहुंच सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए। देखो कैसे, ये क्या है 5 नंबर से, इनमें से कोई एक नंबर क्या है -1/2, इसी 5 में से कोई एक नंबर क्या है -1/2 है। तो 5 तो -1/2 नहीं हो सकता है, तो कौन होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। तो मैंने किसी एक को सिलेक्ट किया रैंडमली, ठीक है ना। तो इसी को सिलेक्ट करते हैं कि 5 + d क्या हो गया, -½ हो गया। तो यहां से d क्या आएगा, सॉल्व करें इसको, -½ -5, d कितना आ गया -11/2। अगर इसके लिए d कितना -11/2 है, इस एक्सप्रेशन के लिए कितना आएगा, फर्क किसका है, सिर्फ इस माइनस साइन का। तो उसकी वजह से d कितना हो गया यहाँ पे 11/2, ठीक है। अगर -½ ये है, ये टर्म है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे देखो 5 + 2d कितना हो गया -½ तो यहाँ से क्या आएगा 2d बराबर, यही वाला एक्सप्रेशन आएगा -11/2। तो d कितना आ गया, सॉरी -11/4। इसके लिए कितना आएगा, d = 11/4। ये सही है कैलकुलेशन, देख लो एक बार, -½ -5 सही है, बिल्कुल सही है। तो अब किसी एक d में मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं कहाँ सेलेक्ट करूंगा, या तो इन पॉइंट पे चेक करूँ, ये वाला पे या फिर ये वाला पे। इस पे करेंगे तो क्या लेंगे हम, d लेंगे पॉजिटिव वाला, रख के देंगे 5 + 2 × 11/2 कितना आ गया 16। इस पर रख के देखो 5 + 2d कितना आ गया 11/4, सॉरी d तो दिया ही है, 5 + 2 × 11/4 ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 5 × 10 21/2। दोनों में बड़ा कौन है, तो 16 बड़ा है। आंसर क्या हो गया मेरा, ये b, ठीक है। तो ये करने से क्या हुआ कि जो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था जिसमें हमारा टाइम लगता वो बच गया, ठीक है, और गलत भी नहीं होगा। तो एग्जैक्ट आंसर आ गया, कहीं पे गलती कोई चांस भी नहीं है। तो बस आपको इसी तरह से आपको वर्क करना है, ठीक है ना। तो ये वर्क कैसे होगा, जब क्वेश्चन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ y अल्फा बराबर √2 tan अल्फा + cot अल्फा by 1 + tan स्क्वायर अल्फा + 1 by sin स्क्वायर अल्फा। अल्फा के लिए कंडीशन है, निकालना है आपको dy/dx। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएट तो करना है, अल्फा का वैल्यू 5/6 कर देना है, ठीक है। डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर वर्क करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करके इसको सॉर्ट करना होगा, ठीक है। ये कैसे करेंगे, ये एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, tan अल्फा + cot अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे या इंटीग्रेशन में भी, वहां सिखाते हैं कि भाई इस तरह का एक्सप्रेशन अगर tan cot में कहीं पे भी है तो उसको sin cos में कन्वर्ट कर लो, आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन वहां से दिख जाएगा, ठीक है। तो हम इसको sin cos में करते हैं। कैसे होगा sin cos में कन्वर्ट, देखो ऊपर क्या आएगा sin अल्फा बाई cos अल्फा प्लस cos अल्फा, और क्या आएगा sin अल्फा, और नीचे क्या हो गया 1 + sin स्क्वायर अल्फा बाई cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इस पर नीचे करो, क्या आएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन इसका प्रोडक्ट sin अल्फा × cos अल्फा, बाई में क्या आएगा, ये यहां जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या हो गया यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ऐसे आपको समझ आ रहा हो करना क्या है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये cos ऊपर चला गया, तो बन क्या गया मेरे पास cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin अल्फा × cos अल्फा, ठीक है। देखो अगर इस तरह का मैनिपुलेशन करना है हमें और ये लंबा जा रहा है तो आप बार बार sin cos लिखने की जगह पे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना, c² अपॉन s × c, ठीक है। तो जितना मान लो अगर 8 स्टेप है तो अगर 8 बार sin cos करेंगे तो टाइम जाएगा, तो उससे अच्छा कि SC और S लिख लें, टाइम बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से C से कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया c/s, मतलब cos/sin मतलब क्या होता है cot
अल्फा, ठीक है। तो इतने पूरे के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फा। बात समझ में आ रही है? इतने पूरे के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फा। चलो इसको साफ कर दे रहा। तो जो मेरा आंसर था, जो ये मेरे पास एक्सप्रेशन था, ये क्या बन गया, वाई अल्फा बराबर अंडर रूट ऑफ 2, क्या था इसके बदले, कॉट अल्फा प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस में साइन। अब देखो यहाँ पे क्या कॉट है, यहाँ पे क्या साइन है। तो कॉट का जो पेयरिंग होता है वो हमेशा किसके होता है, कॉसेक के साथ होता है, ठीक है। तो इसको हम कॉसेक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉट अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अच्छा कॉसेक स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 कॉट अल्फा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अच्छा ये पूरा क्या हो गया, 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग क्या करना है, ब्रेक करना है, सिंपल सा। देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ समथिंग स्क्वायर, मतलब अगर ये लिखा है, ये क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ समथिंग स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ समथिंग स्क्वायर। तो ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा। बात समझ में आ रही है? अब देखो मॉड से ब्रेक कैसे करते हैं, मॉड से ब्रेक करने के लिए जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन लिखा होता है, मेरे को उसका साइन चेक करना पड़ता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इस 1 प्लस कॉट अल्फा का साइन चेक करना होगा मुझे। तो साइन डिपेंड किस पे करेगा, 1 तो क्या पॉजिटिव है, साइन डिपेंड करेगा इस कॉट अल्फा पे, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू 3π/4, ठीक है ना। अल्फा कहाँ है, 3π/4 से लेकर के पाई के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में अब देखना है, अब कॉट आएगा। तो जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनइक्वालिटी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मेरे को एक बार ये चेक करना होगा कि क्या ये साइन पलटेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे को इसके बारे में देखना होगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंक्रीजिंग नेचर या डिक्रीजिंग नेचर कैसे पता चलता है, ग्राफ से। जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो ग्राफ यहाँ क्या आएगा, π/2, यहाँ क्या आएगा पाई। तो जिसका ग्राफ कैसा होता है, वो ऐसा होता है, इस तरह होता है। 3π/4 कहाँ पे होगा, इसके बीच में कहीं पे होगा। तो देखो 3π/4 से पाई में ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मतलब जब हम यहाँ पे कॉट इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो पलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट पाई कॉट अल्फा कॉट 3π/4। वैल्यू का क्या होता है, कॉट पाई कितना होता है, -∞ से लेकर के कॉट अल्फा क्या हो गया, -1 के बीच में। और समझ में आ रही है, कॉट अल्फा क्या है, -∞ से -1 के बीच में कोई भी एक नंबर लो, -2 तो 1 -2 क्या होगा, नेगेटिव। तो ये जो आउटपुट देगा ये क्या देगा, एक -1 प्लस कॉट अल्फा देगा। और समझ में आ रही है, ये क्या देगा, -1 प्लस कॉट अल्फा देगा, ठीक है। अब देखो इसी को डिफरेंशिएट करना है, यही क्या है, y अल्फा क्या होगा मेरे पास, -1 प्लस कॉट अल्फा। डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, dy/d अल्फा। 1 का 0, कॉट का होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पे निकालनी है मुझे 5π/6 पे। तो क्या आएगा, कॉसेक 5π/6 का होल स्क्वायर। कैसे निकालते हैं इसको, देख लो अगर नहीं आता तो कॉसेक पाई माइनस π/6 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, कॉसेक π/6 का होल स्क्वायर, नथिंग बट 2 का स्क्वायर कितना, 4 का ऑप्शन कितना हो गया आपके पास, 10, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन किया, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट सॉल्वेबल है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज 6
and the distance between its direct distance is 12, then the length of its lattice rectum is। देखिए अभी जो मैं बोल रहा था कि कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, है ना। अगर इलिप्स, ये क्वेश्चन किसका, इलिप्स का। बहुत से बच्चे इलिप्स चैप्टर छोड़ देते हैं, मतलब कॉनिक सेक्शन छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये टफ होता है इस वजह से, या पर समझ नहीं आता है। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन देखें, मान लो किसी बच्चे ने इलिप्स चैप्टर छोड़ दिया और आप ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, ये क्वेश्चन क्या है, कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। बस अगर आपने फर्स्ट क्लास भी प्रिपेयर कर लिया होगा इलिप्स का तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला कि चैप्टर्स को एक ऑप्टिमम लेवल तक आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन इलिप्स, है ना। इलिप्स क्या होता है ऐसा, ठीक है। इलिप्स एक्सिस होता है, इलिप्स इज 6, फोकाई क्या होता है -a, 0 कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, ये क्या होता है a, 0। उसके क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास 2a, कितना है 6, और क्या डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे x बराबर -a/e, यहाँ पर होता है x बराबर a/e। तो डिस्टेंस कितना हो गया 2a/e, कितना है उधर। ये डाटा गिवन है अपने को, ठीक है। निकालना क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या होता है लेटस रेक्टम का लेंथ 2b²/a, मतलब मुझे सिर्फ b और a निकालना है दिए गए दो इक्वेशन से, ठीक है। तो ये इक्वेशन देख के आप a तो इजिली गुना कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, ये भी करता हूं, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, क्या आएगा 4a², e से ही कैंसिल हो गया, या सॉरी यही, ठीक है। 4a² कितना हो गया 12 × 6 72, a², ये कितना आएगा 72/4, डिवाइड कर कितना होता है कितना 18 बार हो जाएगा मेरे, आई होप 18 4 या 22, यस। a² कितना हो गया 18 के साथ, ठीक है। अब फिर a² मिल गया। अब क्या चाहिए मुझे b², सिंपल फॉर्मूला है b² के लिए। b² क्या होता है मेरा a² - a² × e², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से b² गुणा करना है, a² कितना हो गया 18, ये कैसे आएगा a² e², वो यहाँ से आएगा, a कितना है यहाँ पर 3, तो a² e² कितना हो गया मेरे पास 9, पुट कर दो यहाँ पे 9, तो b² कितना हो गया 9। निकालना क्या आपने को 2b²/a रख के कैलकुलेट कर दो, क्या आ जाएगा 2 × 9/√18। इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्या है, द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच 49 का पावर k + 1 इज ए फैक्टर ऑफ द सम। एक सीरीज दे रखा है, मुझे बताना है कि ये इस सीरीज का फैक्टर कब होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलो देखते हैं, सीरीज लिख लो 49 पावर 125 प्लस 49 पावर 124 प्लस 49 पावर 123। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सीरीज कैसा है, जीबी में है, ठीक है। जीबी में इधर से देखो, इधर से फर्स्ट टर्म क्या है 1, फाइनाइट जीबी है तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया यहाँ पे 1, ये कितना हो गया 1, रेशियो कितना हो गया, इसके पहले कौन टर्म होगा 49, ठीक है 49 + 1, तो रेशियो कितना हो गया 49। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए बताओ। तो यहाँ से कितने टर्म है 125, 1 से लेकर के 125 और +1, तो ये कितना हो गया 126। सॉरी, इसका सम क्या होगा SN बराबर a × r का पावर a -1/r -1, सम ये होता है। a कितना है यहाँ पे 1, r कितना है यहाँ पे 49, n कितना 126 -1/r -1, r कितना 49 -1, ये कितना हो गया 49 का पावर 126 -1/48। अब ये जो 49 का पावर k + 1 क्या है, इसका फैक्टर है, मतलब मेरे को ये टर्म इसमें जनरेट करना है, इस टाइप का टर्म जनरेट करना है, ठीक है ना। ये क्या है a² - b² करो तो क्या लिखते हैं हम लोग a - b × a + b,
उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या हम 49 का पावर 63 का स्क्वायर -1/48। अब ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे? ए कौन है यहाँ पे 49/63 -1 + 1/48। सॉरी यहाँ 48 होगा। तो बताओ क्या हमने ये टर्म को जनरेट कर लिया यहाँ पे? तो हाँ, तो के क्या हो गया यहाँ से कंपेयर कर लो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। के कितना हो गया यहाँ पे 63। ठीक, नोट कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ 5। क्या टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स इन विच ओनली 1 3 5 7 एंड 9 अपीयर इज। देखो ये क्वेश्चन क्या है पीएनसी का है। फिर से मैक्सिमम स्टूडेंट पीएनसी को छोड़ देते हैं, लेकिन देखो आप पीएनसी का फिर से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपका प्रैक्टिस एनसीईआरटी लेवल तक का भी है तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने बोला है कि भाई हर एक चैप्टर को मतलब एक ऑप्टिमल लेवल तक आप प्रिपेयर कर लें। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन क्या अपने पास कि टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट total number of 6 digit numbers in which only 1 3 5 7 and 9 appear। मतलब मेरे को 6 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन किससे बनाना है? तो नंबर कौन से हैं? 1 3 5 7 और 9। इसी 5 का यूज करके मुझे 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करने हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 6 है, मतलब कोई एक नंबर 2 बार आया होगा। तो कौन सा नंबर 2 बार आया होगा? कंडीशन दिया है क्या? नहीं। तो कोई भी एक 1 2 बार हो सकता है, 3 2 बार हो सकता है, 5 2 बार हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो कोई भी एक नंबर 2 बार आएगा। इसका मतलब कि किसी एक को सिलेक्ट कर ले इसमें से। तो सिलेक्ट कैसे करेंगे? 5 में से कोई एक, तो 5C1 हमने क्या सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे को अरेंज करना है, तो नंबर्स कितने हैं 6, तो क्या होगा फैक्टोरियल 6 और अरेंजमेंट। अब कोई एक नंबर 2 बार आ गया, इसका मतलब बाय 2। सिंपल सा रूल था पीएनसी का। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा 5/2 फैक्टोरियल 6 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का है क्या है? y बराबर fx सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका, और दो कंडीशन दे रखा है। मेरे को बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, मेरे को निकालना है y1 क्या होगा। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन सोचेंगे कैसे, इसके ऊपर कैसे प्रोसीड करें क्वेश्चन पे। डिफरेंशियल में हमने जो भी फॉर्म पढ़ा था वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर, जो भी आपने पढ़ा है, ये उनमें से किसी पे डायरेक्ट नहीं है ना। तो मुझे ये देखना है कि भाई किस फॉर्म पे और कैसे बनेगा। ठीक है, देखो ये किसकी तरह लग रहा है। ये देखो लीनियर में जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है dy/dx प्लस py बराबर qx। p क्या होता है फंक्शन ऑफ x, y क्या होता है फंक्शन ऑफ y, ये क्या होता है फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इसको इससे कंपेयर करो। dy/dx भी है, प्लस में py की जगह पे 1 भी है, ex भी है, qx की जगह पे ex भी है। दिक्कत किससे आ रही है? मेरे को इस वाले टर्म से दिक्कत होगी। ठीक है ना, इसमें क्या ऐसा कोई टर्म नहीं है, बट इसमें एक टर्म ये है। तो अगर ये नहीं होता तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। तो अब इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे हम गायब करने के लिए। उसको कैसे गायब करेंगे? देखो ये वाला क्या लिया हमने t मान लिया, डिफरेंशिएट करो क्या होगा e dy/dx का, और क्या होगा यहाँ पे dt/dx। ठीक है, तो ये इसको क्या थोड़ा सा ब्रेक करो, e/dy/dx माइनस ऑफ e y बराबर ex हो गया। देखो फॉर्मेट से मैच करो, सब कुछ सही है। ये भी है py की जगह पे e y भी है, ex भी है। दिक्कत था बस इस टर्म से, हमने इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोल दिया t मान के सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया dt/dx माइनस t बराबर ex। क्या उसको हम सॉल्व कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कर लो खुद से भी करो। कैसे करेंगे? क्या निकालेंगे हम? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है? आइए e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 1 dx क्या है e पावर
माइनस एक्स, ऐसे निकालते हैं आई एफ। क्या लिखते हैं हम सॉल्यूशन, यहाँ पे टी है तो टी इंटू ई पावर माइनस एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू आई एफ। तो क्यू एक्स के जाते क्या है मेरे पास ई एक्स और आई एक्स क्या है ई पावर माइनस एक्स प्लस डी एक्स, सॉरी प्लस नहीं डी एक्स, ठीक है, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो टी इंटू ई पावर माइनस एक्स क्या हो गया मेरे पास यहाँ से 1 इंटीग्रेशन क्या आएगा उसका x प्लस सी, ठीक। तो t सब फंक्शन का x में t को भी कन्वर्ट कर लो, t क्या है मेरे पास e की पावर y इंटू ई पावर माइनस एक्स बराबर क्या हो गया x प्लस सी हो गया। यहाँ से क्या आएगा e पावर y माइनस एक्स बराबर x प्लस सी, ठीक है, यही मेरा है सॉल्यूशन। अब देखते हैं कंडीशन। पहला कंडीशन क्या दिया y 0 = 0 क्यों दिया गया है कि हम इस c की वैल्यू को निकाल सके। पुट करो y की जगह पे 0 रखेंगे, x की जगह पे रखने पे 0 क्या आ रहा है y भी क्या हो रहा है 0, तो ये क्या हो गया e पावर 0 = x की जगह पे 0 प्लस c। तो c क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया, c क्या हो गया 1, तो ये भी एक्सप्रेशन था। अब ये क्या बन गया e पावर y माइनस x = x प्लस 1, ठीक है। देखो यहाँ इसको सबको निकाल हो गया। अब देखो अब आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में क्या है लॉग है, सारे ऑप्शन देखो लॉग है, इसमें भी लॉग, इसमें भी लॉग, इसमें भी लॉग है। तो मेरे को उस वाले को लॉग में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो आंसर मैच कराएंगे। तो क्या है मेरे पास e पावर y माइनस एक्स = x प्लस 1 है, तो क्या है यहाँ तो लॉग में देखो कैसे लिखते हैं लॉग में y माइनस एक्स लॉग, इसमें बेस कौन है ये e बेस है, तो यहाँ पे क्या आएगा e x प्लस 1, ठीक है। निकालना कहाँ पे y1 पे, मतलब x की जगह पे 1 रखने हैं, तो क्या आ जाएगा y बराबर ये उधर गया क्या आ जाएगा 1 प्लस log e 1 प्लस 1 2, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया 1 प्लस log 2 टू द बेस log 2 टू द बेस, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है मैच कर लो, पहला है दूसरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।